जय हिंद। मैं सूबेदार मेजर RS शेखावत सेना में 30 साल नौकरी करने के बाद एज ए सूबेदार मेजर रिटायर हुआ। बेसिकली मेरा जन्म जो है वो अहमदाबाद में हुआ है, गुजरात में। हम लोग 1945 से गुजरात में रह रहे हैं। मेरा संबंध, मेरे पूर्वजों का संबंध राजस्थान से रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि सेना में कोई भी भर्ती होता है तो उसका डोमिसाइल मांगा जाता है, और डोमिसाइल में जो भर्ती होने वाला उम्मीदवार है वो 10 साल कहाँ पर रहा है, कहाँ पर उसकी पढ़ाई लिखाई हुई है, उसी स्टेट से भर्ती होना होता है। मैं राजस्थानी हूँ, लेकिन मैं बाई बर्थ गुजराती हूँ, अहमदाबाद से हूँ। 1963 में मेरा जब जन्म हुआ तो मेरी पढ़ाई लिखाई सब गुजरात में पूरी हुई, तो मैं अहमदाबाद BRO से भर्ती हुआ, डायरेक्ट एजुकेशन हवलदार में। 30 साल सेवा करने के पश्चात मैं जब बाहर आया तो मैंने एक चीज महसूस किया कि गुजरात के अंदर अवेयरनेस की कमी है सेना के बारे में। मैं वेल सेटल्ड था, मुझे कोई अपना समय अच्छी तरह व्यतीत करना था। इस विचार को ध्यान में रखकर मैंने सोचा कि गुजरात ने हमको इतना आगे बढ़ाया है, गुजरात कोटा से हम लोग सेना में मैं भर्ती हुआ हूँ और मेरे को गुजरात ने बहुत कुछ दिया है। मेरी जन्मभूमि गुजरात है। तो मेरे को विचार आया कि मैं भर्ती दफ्तर में भी 2 साल जेडरो जलंधर में रहा, तो मेरे पास अनुभव काफी था। और सेना में क्या होता है कि जो जहां पर भी पोस्टेड होता है उसको वहीं उसी एक्सपीरियंस के आधार पर अगेन एंड अगेन ड्यूटी मिलती रहती है। जैसे 2000 में मैंने जब ज्वाइन किया जेडरो, उसके बाद मैं बाहर आया तो मेरी जितनी भी रेजिमेंट थी, जहाँ भी मैं पोस्टिंग होता था, वो सब कोई भी भर्ती की रैली होती थी, उसमें जब भी कोई JCO की आवश्यकता होती थी तो मुझे भेजा जाता था, क्योंकि उनको ये पता था कि ये अनुभवी हैं, ये अच्छा काम करके दिखाएंगे। लेकिन उससे मुझे ये फायदा हुआ कि मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा मुझे मेरे अनुभव शेयर करने का मौका मिला। और उसके बाद जब मैंने गुजरात में आकर जितने हमारे एक्स सर्विसमैन वगैरह से बातें की, तो मुझे लगभग सभी लोगों ने एक बात बताई कि साहब, गुजरात के अंदर बच्चे भर्ती होना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई अच्छा गाइड करने वाला नहीं है। मोस्टली लोग इस बात पे फोकस करते हैं, इस तरह से भ्रमित कर देते हैं लोगों को कि सेना में कोई भी भर्ती होती है उसमें कोई सेटिंग हो जाती है, जैक लग जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, इस तरह की बातें भड़कला देते हैं लोगों को। तो बच्चे क्या करते हैं कि बहकावे में आके तैयारी नहीं करते, फिर भर्ती नहीं होते, नर्वस हो जाते हैं। तो इन सब बातों को जब मैंने सुना, अनुभव किया, देखा, तो मैंने 1 जून 2016 को आपजी आर्मी एकेडमी की स्थापना की, और इस बेस पे की कि हम पूरे गुजरात के अंदर जागृति लाएंगे कि सेना के अंदर यदि आपको भर्ती होना है तो आपको खुद प्रयास करना होगा। आपको किसी भी तरह की फालतू की बातों में नहीं जाना है। सेना अपने तरीके से एनरोलमेंट करती है, और अगर आप मेहनती हैं और अगर आप फिट हैं तो सेना आपको जरूर लेगी। हम लोग जब जेडरो में थे तो वहाँ भी हमारे ब्रिगेडियर साहब, जेडरो साहब हमेशा यही बोला करते थे कि आप लोग सेना में जो रैली में भर्ती लेने के लिए जा रहे हो लोगों को, तो आप रिजेक्ट करने नहीं जा रहे, आप सेलेक्ट करने जा रहे हो। और एक बात और बोलते थे कि जब भी आप भर्ती प्रक्रिया में भाग लेते हो तो आप एक बात ध्यान रखो कि एक दिन आप भी इसी तरह से गुजरे थे भर्ती प्रक्रिया में, उस दिन को नहीं भूलना है। तो बच्चों को ज्यादा से ज्यादा मदद करनी है,
अच्छे कैंडिडेट्स लेने हैं, अच्छे से अच्छा उनके साथ अनुशासित वे में रहना है। उन सब बातों को ध्यान में रखकर हमने हमारी एकेडमी की जब स्थापना की, आज हम पूरे 5 साल कंप्लीट करके 6 साल की ओर अग्रसित हो गए हैं। 6ठी साल हमारी एकेडमी को चल रही है। इन 5 साल पूरे करने के बाद मैंने कुछ अनुभव देखा, वो मैं आज आप लोगों के सामने शेयर करना चाहता हूँ। हम लोगों ने 5 साल में क्या सीखा, क्या परिवर्तन आया, किस तरह से काम करना है, तो आपको अचंभा होगा कि मुझे बड़ा कड़वा अनुभव हुआ। सबसे पहला अनुभव तो मुझे ये हुआ 5 साल में कि किसी को भी सच बात समझाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि मैं जब 21 साल का था तो मैंने सेना ज्वाइन कर लिया। मैं ज़्यादा सोसाइटी में नहीं रहा हूँ। 30 ईयर मैंने सेना में दिए। तो बाद में हमको जब अब 5 साल में मुझे अनुभव हुआ कि बाहर के लोगों का सोच विचार, बात करने का तरीका अलग है। हम लोग उनको सैनिक भाषा में जब बात करते हैं तो समझ में कम आता है। आश्चर्यजनक रूप से मैंने एक चीज देखा जो मुझे बहुत ही हास्यास्पद लगी कि कोई भी एकेडमी में जब बात करता है तो वो बोलता है कि क्या आप मुझे गारंटी देते हो, और वो आदमी बात करता है गारंटी देते हो, उसको मैंने देखा भी नहीं होता है, और वो मेरे मुंह से ये सुनना चाहता है कि हाँ मैं गारंटी देता हूं। अब इससे बड़ा बेवकूफी वाला प्रश्न क्या हो सकता है कि एक आदमी को मैंने देखा नहीं, और अगर मैं बोलता हूं वो गारंटी मांगता है, अगर मैं उसको बोलता हूं हाँ मैं गारंटी देता हूं, तो झूठ बोल रहा हूं मैं। और अगर मैं उसको बोलता हूं कि हाँ मैं गारंटी देता हूं तो वो गोली की तरह मेरे पास आ जाता है। और जब मैं उसको बोलता हूं कि भाई गारंटी नहीं, पहले इधर आओ हम देखते हैं आपका हाइट वेट चेस्ट मेडिकल करेंगे, आपको पढ़ाएंगे, पता करेंगे कैसा हो सकते हो नहीं हो सकते हो, तो वो बात उसको समझ में नहीं आती। दूसरा एक आश्चर्यजनक घटना यह है कि हम लोग स्कूल में, कॉलेज में, हमारे वाली लोग, आप लोग अपने बच्चों को, मैं वालियों से कह रहा हूं कि आप अपने बच्चों को स्कूल में ले जाते हैं, पहली क्लास में उसको एडमिशन कराते हैं। वहां पर क्या आप स्कूल के प्रधानाचार्य से, टीचर्स से ये प्रश्न पूछते हैं कि क्या मेरा लड़का अगर दूसरी में नहीं आया, पास नहीं हुआ, तो क्या आप गारंटी देते हो? नहीं पूछते। उसको आप पूरा 1 साल देते हो और उसको कुछ नहीं करना होता है, उसको सिर्फ पढ़ाना से मतलब होता है। जबकि हमारे यहाँ पढ़ाना भी है, फिजिकल भी कराना है, पास मार्क नहीं मेरिट में लाना है बच्चे को। इन सारी बातों पर आप बोलते हो कि हमको गारंटी देते हो। अगर वो गारंटी देता है तो ये कितनी असुविधाजनक बात है, एक आश्चर्यजनक बात है कि एक आदमी गारंटी दे रहा है और दूसरा ले रहा है। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि इसके ऊपर मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि होता क्या है, क्यों गारंटी वाले पे भरोसा नहीं करना चाहिए और क्यों गारंटी नहीं देने वाले पे भरोसा करना चाहिए। इस बात का मैं आपको आज क्लियर कर दूंगा। देखिए, सबसे पहले हम कोई भी सेना में हम जाते हैं तो वहां का एक काम करने का तरीका होता है। वो तरीका मैं आपको बताता हूं कि जैसे ही एक बच्चा सेना में जाना चाहता है, सबसे पहले वो क्या करता है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करता है। अब आप बताइए, अगर वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करता है, अगर उसका क्वालिफिकेशन में या किसी भी तरह की कोई कमी पाई गई तो उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। अब उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा ऑनलाइन, तो पहला तो उसको कंप्यूटर ही रोक देगा, नंबर 1। नंबर 2, यदि उसको जाना है सेना में तो उसको सबसे पहले फिजिकल का टेस्ट लेना है। अब फिजिकल टेस्ट में क्या होता है कि जो वहां पर
हमारी, जैसे कि मैं बता रहा था कि फिजिकल में जो इंडिपेंडेंट बॉडी आती है वो वहां पर आके अपना एक टीम बनाते हैं और उस टीम में सबको अपनी अपनी जिम्मेवारी दी जाती है। जैसे 1600 मीटर वो बच्चा दौड़ेगा, दौड़ने के बाद फिर उसका हाइट वेट चेस्ट होगा, उसके बाद उसके डॉक्यूमेंट चेक होंगे, सारे डॉक्यूमेंट चेक होने के बाद फिर उसको डॉक्टर के पास भेजा जाएगा मेडिकल के लिए। तो डॉक्टर वहीं होगा स्टेडियम में। वहां पर जैसे 5 डॉक्टर हैं, 5 डॉक्टरों के 5 एक टेंट अलग अलग लगा देते हैं। वो 5 टेंट में फिर ये जो बच्चे दौड़ के आते हैं, जो भी फिजिकल वगैरह करके कंप्लीट कर लेते हैं, उनका फिर बाद में क्या होता है कि उनको 40-40 का बैच बनाकर टेंट नंबर 1 लगा दिया, 2, 3, 4, 5, 5 डॉक्टर अलग अलग अपना बैठे हैं। जो टेंट खाली होगा उस टेंट के जो डॉक्टर फ्री हो गए वो 40 का बैच उनको पकड़ा दिया, सब आप इनको करो। अब 5 डॉक्टर वहां बैठे हैं तो किसी डॉक्टर साहब को भी नहीं पता कि कौन से बच्चे का मेडिकल मैं करूंगा। वो तो डिपेंड करता है कि कौन सा खाली हो, आपका कब नंबर पड़ा। जो ये बैच बना रहा है 40-40 की, वो भी एक एनसीओ लेवल है, हवलदार है या जेसीओ साहब होंगे। वो 1 दिन 2 दिन 5 दिन के लिए आए हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। जो आते गए वो 40-40 का बैच बनाते जाते हैं और अपने अपने एक को प्रोसीड करते हैं, वो जाके मेडिकल करा लेते हैं। अब मेडिकल के समय दिक्कत क्या आती है कि जो नए बच्चे हैं वहां पर आर्मी में बोल देते हैं भाई परमानेंट एक होता है मेडिकल, 2 तरह के अनफिट होते हैं, एक टेम्पररी मेडिकल अनफिट, एक होता है परमानेंट मेडिकल अनफिट। अब यहां पर एक भाषा का ज्ञान, आम आदमी सोचता है कि परमानेंट मेडिकल अनफिट अगर मैं हो गया इसका मतलब मैं जिंदगी में कभी भी फिट नहीं हो सकता। तो वो क्या करता है, जैसे ही परमानेंट अनफिट सुनता है वो भाग जाता है। जबकि परमानेंट और टेम्परेरी मेडिकल का फर्क ये है कि जो परमानेंट मेडिकल फिट अगर अनफिट किया है तो उसमें एसबीआई में जाके आपको कुछ पैसा भरना है, 100 रुपया 200 रुपया, वो बताएंगे। वो अमाउंट आपको एमआरओ के थ्रू, मिलिट्री रिसीविंग ऑर्डर होता है, उसको एमआरओ बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। एमआरओ के द्वारा आप एसबीआई की किसी ब्रांच में जाके वो पैसा भर दीजिए और अपना मिलिट्री हॉस्पिटल में जाइए, अपना मेडिकल कराइए। अगर आपको टेम्परेरी अनफिट लिखा है तो आपको कोई भी पैसा भरने की आवश्यकता नहीं है, बस यही इसका फर्क है। ध्यान ये रखना चाहिए कि अगर आपको मेडिकली अनफिट किया है तो एक रेशियो है कि अगर 10 लड़के मेडिकल में अनफिट हुए हैं, रेफर हुए हैं, तो 10 में से 7 बच्चे फिट होके आएंगे। क्योंकि जो आपका मेडिकल कर रहे हैं वो एमबीबीएस डॉक्टर है, वो निष्णांत नहीं है, स्पेशलिस्ट नहीं है। वो उनको थोड़ा सा भी कहीं डाउट होता है तो अपना डाउट क्लियर करने के लिए वो रेफर कर देते हैं स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास। मोस्टली ये देखा गया मोटे तौर पे कि वो ज्यादातर फिट होके ही आते हैं। तो ऐसा कोई बच्चे को दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि मैं वहां जाऊंगा, मैं तो हो गया अनफिट, अब मैं कभी फिट नहीं होगा। अब उसके बीच में आ जाते हैं आपके दलाल। दलाल क्या करता है, दलाल को बात का पता होता है कि भाई 10 में से 6-7 तो पास होके आएंगे। वो ठेका ले लेता है, मैं तुम्हारे को फिट करा दूंगा और तुम फिट हो जाओगे तो 10-20 हजार जो भी अपना जैसा भी अमाउंट उसको लगता है जैसे वो कर लेता है। अब यहाँ आके लोग भ्रमित हो जाते हैं। अच्छा, अब इस भ्रम को कौन दूर करे, कौन इतना डिटेल में समझाने जाएगा लोगों को। दूसरा, कई बार क्या होता है एक डॉक्टर और दूसरे डॉक्टर के ओपिनियन में भी फर्क होता है। एक डॉक्टर फिट बोलता है, उसी को एक डॉक्टर को माइल्ड बोल के अपना डाउट क्लियर करता है। तो इसमें भी लड़के भ्रमित हो जाते हैं, ये सब चीजें। अब आप मेडिकल से बाहर आए हो, मेडिकल में अगर आप फिट हो जाते हैं तो आपको डेट मिलेगी, रिटर्न टेस्ट कब होगा। अब क्या होता है कि रिटर्न टेस्ट भी जो लेते हैं तो वो रिटर्न टेस्ट आपको, जो जिन्होंने आपका फिजिकल करा, मेडिकल किया, उनको उससे कोई लेना देना नहीं है। रिटर्न टेस्ट की एक इंडिपेंडेंट बॉडी, एक कर्नल साहब होंगे प्रिजाइडिंग ऑफिसर, उनके अंदर साहब लोग आएंगे, जेसीओ साहिबान, ऑफिसर साहिबान, जवान। वो एक टीम बनेगी। उनको भी नहीं पता होगा कि कभी हमारा नंबर आएगा भी क्या। उनको कोई 5-10 दिन पहले स्टेशन हेडक्वार्टर से कोई चिट्ठी जाएगी, बोले भैया आप लोगों को इस तरह करना है। अब वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी आएगी अंडर कर्नल साहब, प्रिजाइडिंग ऑफिसर के, और वो लोग एक स्कूल में, आर्मी स्कूल में, सैनिक स्कूल में, कहीं भी जहां भी उनको जगह प्रीमाइसेस दिया जाएगा,
वहां पर आपके बच्चे का टेस्ट लेंगे जाके। उसमें इन्विजिलेटर जो होता है उसको भी नहीं पता होता है कि मेरे को किस रूम में इन्विजिलेटर के लिए भेजा जाएगा। वो डिपेंड करता है, सर लाइन अप खड़े कर दिए, हाँ भाई ठीक है साहब, आप 1 में चले जाओ, 2 में चले जाओ, 3 में चले जाओ, 4 में। अब बताइए यहाँ पर वो कहां पर क्या हो सकता है। दूसरी बात, जो पेपर का सेट दिया जाता है वो भी एक परमानेंट, उसमें भी 3 से 5 सेट होते हैं। 3 से 5 सेट में एक सेट बच्चे को खींचना होता है, ऐसे वो खींचेगा, फिर उसको वो साइन करके, उससे साइन भी लेंगे, उसका दिखाएंगे वो टेम्परिंग वेम्परिंग तो है कि नहीं, देखो सब दिखाए, उसके बाद वो पेपर दे दिया जाएगा। अब अगर कोई आदमी ये दावा करता है कि मैं पेपर लीक कर दूंगा, तो पेपर लीक में भी 5 सेट है, किस किस को लीक करेगा, और 5 पेपर जो बच्चा तैयार कर सकता है तो फिर उसको तो जरूरत ही नहीं है किसी की, लिखित में तो वैसे ही पास हो जाएगा। तो यहां पर भी एक भ्रम हो जाता है लोगों को। जब आपका टेस्ट पूरा हो जाता है, रिटर्न टेस्ट पूरा हो जाता है, तो उसके बाद टेस्ट की प्रक्रिया के पेपर्स जब सील हो जाते हैं, उसके बाद ये बॉडी अपना निकल जाती है। उसके बाद आता है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग में एक इंडिपेंडेंट ऑफिसर साहब आते हैं और वो सारे बच्चों के जो अपने जो रोल नंबर होते हैं वो हटा के कोड लगा देते हैं। और वो कोड क्या लगाया है उसको भी एक सील बंद लिफाफे में सुपर्द कर देते हैं। अब वो बाहर जाके वो भी नहीं बता सकते। आपको अचंभा होगा कि आपका बेटे का पेपर अगर आपको मार्क करने के लिए देगा तो आपको नहीं पता चलेगा कि ये पेपर मेरे बच्चे का है, किसी को नहीं पता चल सकता। कंप्यूटर में डालेंगे, मार्किंग पूरी कंप्यूटर से हो रही है, वहां से पूरी मेरिट कंप्यूटर बना रहा है, पूरी जो जैसा है वैसा का वैसा, उसमें क्या गड़बड़ होगी। उसके बाद वो मेरिट बनाने के बाद रिजल्ट डिक्लेयर होता है। अब आप ये बताइए कि कोई आदमी बोलता है कि मैं जैक लगाऊंगा, तो एक लड़का जो भर्ती होने जाता है सेना में, उसको फ्रॉम द बिगनिंग से लेकर मेरिट बनने तक कम से कम नहीं तो 20 से 25 लोगों के हाथ के नीचे से निकलता है। वो कोई एक आदमी के हाथ में कुछ है ही नहीं। एक फिजिकल ले रहा है, एक मेडिकल ले रहा है, एक रिटर्न टेस्ट ले रहा है, एक पेपर बना रहा है, एक मार्किंग कर रहा है, एक मेरिट बना रहा है, एक रिजल्ट डिक्लेयर कर रहा है। अब इतने लोगों के बीच में कोई बोलता है कि सेंड मार दूंगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन अब लोगों को क्या है कि आम आदमी के मन में धारणा बैठा दी गई है। वो वाकपटु होते हैं, जो दलाल होते हैं बहुत तो वाकपटु होते हैं। ये बात आ जाती है कि उनको बोलने का उनका तरीका ही ऐसा होता है कि, और दूसरा क्या है कि जो सेना में मोस्टली सिपाही में जो भर्ती होने आते हैं बहुत ही सीधे साधे घर के किसानों के बच्चे, वो ज्यादा इन सब फालतू चीजों में नहीं पड़ते, गांव के बच्चे होते हैं। तो उनको आप बता सकते हो इस तरह, मतलब वो ला सकते हो लाइन पे उनको। दूसरा, इसी के साथ साथ जो दलालों के साथ साथ एक और एक्टिविटी चली है। हम लोग 1984 में भर्ती हुए थे। उस समय सेना के अंदर किसी भी तरह का कोई एकेडमी वगैरह नहीं चलता था। हम लोग तो ऐसे, हमें तो हम अब सुन रहे हैं एकेडमी, तो पहले कोई एकेडमी हमारे टाइम तो होती नहीं थी। ऐसे ही आते थे, हम दौड़ जाते थे। अब एकेडमी की जरूरत क्यों पड़ने लगी, इसकी 2 बातें हैं। एक तो रियलिटी क्या है एकेडमी बनाने का, आप मेरे बोलोगे साहब फिर आप एकेडमी, एक क्या है कि इसके 2 पहलू हैं। एकेडमी 2 तरीके के लोग खोलते हैं। नंबर 1, वो आदमी जिसको कस्टमर चाहिए, मार्केटिंग करेगा वो। अब दलाल है वो क्या गांव में घूमेगा, किसको काम कराना है, तो वो एक एकेडमी के रूप में वहां पर बैठ जाएगा। वहां पर लोगों को उसको एक अप्रोच करने की जगह बना दी उसने, पॉइंट बन गया उसका। लोग आएंगे, अप्रोच करेंगे, जिस तरह का लोग है उस तरह को बार्गेनिंग करेगा, ये करेगा वो करेगा। मैं गारंटी देता हूँ, लिख कर देता हूँ, 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पे लिखता हूँ, अगर भर्ती नहीं हुए तो पैसा वापस। अरे भाई, कौन ऐसा आदमी है जो सेना को कि मैं भर्ती करा दूंगा उसकी गारंटी ले सकता है? अच्छा, फिर वो जब वो गारंटी लेता है तो फिर 20, 30, 25 हजार, 10 हजार, 6 हजार में एडमिशन क्यों दे रहा है? गारंटी देगा फिर 6 लाख ही ले ले। फिर वो उसको दौड़ा क्यों रहा है, फिर पढ़ा क्यों रहा है, फिर ये क्यों बोलता है दौड़ तो तेरे को निकालनी पड़ेगी। अरे फिर डायरेक्ट पहनाओ ना वर्दी। ये सब झांसेबाजी है। तो एक तो एकेडमी खोलने के पीछे लोगों की नीयत ही गलत होती है, कई लोगों की, कि वो इस तरह का काम कर रहे हैं। दूसरा, कोई मेरे जैसा आता है, वो एकेडमी डालता है, तो वो फिर फेयर बात करेगा
फेयर बात करेगा तो मुझे गुजरात में नंबर 1 बनने में 5 साल से ऊपर। तो पिछले 5 साल से हम लोग प्रयास कर रहे हैं, 6ठी साल हमको चल रही है। जो 2 नंबर एकेडमी का मेरा मतलब था कि जो आदमी 1 नंबर से अपने तरीके से काम करता है तो उसको स्ट्रगल करनी पड़ती है। आज हम लोग गुजरात में नंबर टॉप पे चल रहे हैं, जस्ट डायल में हम नंबर 1 10 प्लेयर्स में नंबर 1 पे आप जी आया है। तो उसके लिए हमको बहुत मेहनत करना पड़ा। मैंने मेरी 30 साल की सर्विस का पूरा तजुर्बा झोंका, रिस्क लिया है जोरदार। होता क्या है कि लोगों के पास धैर्य नहीं होता, सबको मालिया की तरह जल्दी जल्दी कमाना है और बाद में भाग जाना है। कोई टाटा बिरला की तरह काम नहीं करना चाहता कि भाई आराम से एफर्ट्स लगाओ, मेहनत करो, धीरे धीरे आगे बढ़ो, एकदम से थोड़ी एक दिन में सब कुछ हो जाने वाला है। तो हम लोगों ने जो ये प्रयास किया, आज हम पहले, अगर आप बोलेंगे कि ये वीडियो तो आप पहले ही बना सकते थे, पहले मैं बना सकता था, लेकिन मेरी सुनेगा कौन? और मुझे पता क्या है, आज मैं उस समय मैं नया था, अभी मैं आज मेरे को 5 कंप्लीट करके मैं 6ठी साल में गया हूं, तो अब मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मुझे कॉन्फिडेंस हो गया कि हाँ ऐसा होता है। दूसरा एक सबसे बड़ी बात क्या है, कोई भी, मैं एकेडमी नहीं, पुलिस डिपार्टमेंट में चली जाइए, रेलवे में चले जाइए, कहीं भी किसी भी डिपार्टमेंट के बड़े बड़े अधिकारियों को देखिए, अब तो उनके पास तो पैसा भी है, जेट भी है, सब कुछ है, तो उनके बच्चे क्यों बेरोजगार बन गए? कहने का तात्पर्य है कि अनफिट को सेना नहीं लेती और फिट को छोड़ती है। अब आपको ये विचार करना है कि मुझे फिट कैसे होना, उस पर फोकस करना है। इवन जो ये लोग बोलते हैं कि हम भर्ती करा देंगे, सेटिंग कर देंगे, ये तो क्या कर रहे हैं कि आपका और नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि आप भ्रमित होकर आप पढ़ाई नहीं करोगे, पढ़ाई नहीं करोगे, पास ही नहीं होगे। आपको कोई वकील है, वो ये कह सकता है कि मैं आपको आपका केस जिता दूंगा, मेरा पिछला ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, लेकिन वो गारंटी नहीं दे सकता। गारंटी वो इस बात की दे सकते हैं कि भाई मैं आपको अच्छे से अच्छा, मेरे पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड देखो। आप किसी भी एकेडमी में एडमिशन लेते हो, किसी भी कॉलेज में जाते हो, कहीं भी जाओ, आप उसके मालिक से पूछते हो, आप मेरे को गारंटी दोगे, आपका रिजल्ट कैसा है, आप कैसा पढ़ाते हो? आप एक बात सोचो कि मैं अगर किसी होटल में जाके, किसी समोसा की दुकान पे जाके उसको ये बोलता हूं कि आपका समोसा कैसा है, तो क्या बोलेगा? खराब है। हर आदमी बोलेगा अच्छा। आप मेरे को फोन पे बोलते हो मेरी एकेडमी कैसी है, तो मैं क्या बोलूं? खराब है मेरी एकेडमी। वही बात होगी ना कि हॉस्पिटल में एक एडमिट आदमी है और हॉस्पिटल में हम उससे मिलने जाते हैं और जाके हम एक प्रश्न करते हैं, बड़ा स्टूपिड प्रश्न, बीमार हो क्या? अरे वो बीमार है तभी तो हॉस्पिटल में है। तो इसमें पूछने वाली क्या बात है? करना क्या है? करना ये है कि आप किसी भी एकेडमी में जाते हो, कहीं भी जाते हो, कहीं भी एडमिशन लेते हो, उसका पीछे का रिकॉर्ड देखो। आजकल गूगल में भी आ जाता है सब कुछ, आप ग्रेडिंग देखो, गूगल में सर्च करो, आपको पता चल जाएगा कौन, क्योंकि पब्लिक बहुत स्मार्ट है। अगर आप गलत काम करेंगे तो आपके रिव्यू भी गलत आएंगे, सब नहीं छोड़ देने वाले हैं, बहुत लोग तेज हैं। तो मार्केट में आपको गूगल में भी जा सकते हो, वहां पता कर सकते हो। और सबसे बढ़िया तरीका है कि आप ये पता करो कि इस एकेडमी से कौन सेलेक्ट हुआ है, उनसे बात करो, अगर वो आपको बताते हैं तो उनकी बात मानो। तो ये बात पर हम यहां तक आए कि अभी हमारा सिस्टम कहां तक पहुंचा कि मैंने आपको ये समझाने का प्रयास किया कि हमने एकेडमी क्यों डाली, एकेडमी डालने का हमारा मकसद क्या था, क्या हमको मकसद मिला? वो हमको मकसद मिला, इसलिए मिला कि हम इसलिए दावे के साथ कहते हैं कि आज भी गूगल के अंदर जब कोई जाके बोलता है कि गुजरात की सर्वोत्तम आर्मी एकेडमी का नाम बताओ, तो गूगल को बोलना पड़ता है जी आर्मी एकेडमी, हमने बुलवाया गूगल के मुंह से। जस्ट डायल ने हमको फर्स्ट रैंक में डाला, आप सर्च कीजिए गूगल में जाके, पता चल जाएगा आपको। लेकिन उसके लिए हमें दुख के साथ ये कहना पड़ा कि जो लड़कों को हम एडमिशन देना चाहते थे, हमने उनको ये कहा कि हम गारंटी नहीं देते हैं, हम रिजल्ट अच्छा लाएंगे, लेकिन आपको हम गारंटी नहीं देंगे कि हो ही जाएगा, नहीं भी होगा, अगर पास नहीं होगा,
मेहनत नहीं करनी होगा। लेकिन वो आदमी ने एडमिशन नहीं लिया, फिर वो झांसेबाजी में गया, वो वहां ओवर एज हो गया, मतलब एक लोग उसकी लाइफ से खेल गए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आप पहले तो दिमाग से ये भ्रम निकाल दीजिए कि सेना के अंदर किसी भी तरह की सेटिंग होती है, नहीं होती है। इवन मैं सेना का हूं, मैं सेना के बारे में बात करता हूं। अगर आप फिट होंगे तो हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे हम बात ये करना चाहेंगे कि अगर आप चलो यहाँ तक, तो आपने, चलो मैं ये मान के चलता हूं, मैंने जो इतनी देर आपसे बात की तो उसमें मैं ये मान के चलता हूं कि आप मेरी बात इतनी मान लेते हो, तो आगे क्या करना है। तो आगे करने के दो तरीके हैं। सभी लोग एडमिशन नहीं ले सकते, कई कारण होते हैं उसके। पैसे का कारण हो सकता है, दूरी कारण बन सकती है, अगले को अगला और कोई हायर एजुकेशन चल रहा है बंदे का, क्या करेगा, नहीं आ सकता। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि आप एकेडमी में एडमिशन लेंगे तो ही मतलब सेलेक्ट होंगे, नहीं तो होंगे ही, ऐसा नहीं। एकेडमी में एडमिशन लेने का कारण मात्र ये है कि एक आदमी जब बीमार होता है तो एक तो घर में ट्रीटमेंट लेता है, एक उसको हॉस्पिटल एडमिट करके ट्रीटमेंट कराते हैं। घर में जो ट्रीटमेंट है उसमें उसका ऑब्जर्वेशन नहीं है, लेकिन हॉस्पिटलाइज हम इसलिए कर देते हैं थोड़ा कि भाई यहाँ पर एक नर्स रहेगी, एक डॉक्टर के केयर में रहेगा 24 आवर्स, इतना फर्क है। अब अगर आप घर में रहकर भी तैयारी करते हैं तो आप दौड़ 1600 मीटर अगर आपको दौड़ना है तो उसके आप स्टेप्स बनाओ। एक दिन में मिल्खा सिंह कोई नहीं बनता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सुबह शाम आप 1-1.5 घंटा अपना निकालो, धीरे धीरे रिदम बनाओ। शुरू में आपको ऐसा लगेगा कि मेरे मसल पेन हो रहा है, मेरे दौड़ने का मन नहीं करेगा, तो आप धीरे पहले 2 किलोमीटर दौड़ो, फिर 2.5, फिर 3, ऐसे करते करते धीरे धीरे अपने बॉडी को सेट करो। पढ़ाई के लिए मार्केट्स में बहुत बुक आई हुई है। आप जाके कोई जाके बुक स्टोर पे बात करो कि मुझे सोल्जर जीडी में या नेवी में कहीं भी मुझे जाना है, तो आजकल बहुत से पब्लिकेशन से उन्होंने अच्छी अच्छी बुक निकाल रखी है। उनकी बुक आपको जो आपको अच्छी लगती है वो बुक लो, उस बुक से पढ़ाई करो। मोटे तौर पर ध्यान रखो कि 10th का आता है सब कुछ। 10th का मैथ अगर आपको अच्छी तरह से आता है तो आप पास हो जाएंगे। जनरल नॉलेज, तो जनरल नॉलेज में एक करंट अफेयर्स होता है, एक जनरल नॉलेज होता है। जनरल नॉलेज का मतलब होता है सामान्य ज्ञान, जैसे कि ताजमहल कहाँ है, तो ताजमहल आगरा में है, अब उसको कोई उठा के थोड़ी ले जाएगा। यह हो गई जनरल नॉलेज। अब करंट अफेयर्स बोलते हैं सीए। करंट अफेयर्स क्या है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम बताओ, तो योगी जी हैं। लेकिन अब वो योगी जी कोई परमानेंट नहीं है ताजमहल की तरह, वो कल बदली होंगे, 5 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद योगी जी की जगह कोई और भी आएंगे। तो ये होता है करंट अफेयर। यानी करंट अफेयर जो होता है ना, वो रूट वाइज चेंज होता जाता है डे बाई डे। जो जनरल नॉलेज से रिलेटेड सब हैं, जैसे कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, वो तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही माना जाएगा, वो थोड़ी चेंज हो सकते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब जीके का जो आपका लगभग 100 नंबर का आता है, तो उसमें जो करंट अफेयर्स है उस पर आपको विशेष ध्यान रखना है। क्योंकि होता क्या है, जब पेपर बनता है तो उसके पिछले 6 महीने के अंदर की करंट अफेयर्स को पढ़ना है आपने, आज के को नहीं पढ़ना है। तो करंट अफेयर्स में कोई, और दूसरी बात, जो भी आपको सेना में, मैं खुद आर्मी एजुकेशन कोर का सूबेदार मेजर हूं, मैंने 30 साल फौज में पेपर ही बनाए हैं। पेपर जो बनाता है उसका एक फॉर्मेट होता है। अगर एक आदमी 100 नंबर का पेपर बनाता है कोई भी, तो उसमें यह ध्यान रखिए आप कि लगभग वो 33 नंबर का ऐसा प्रश्न डालने की कोशिश करता है कि सभी कर ले। उसके बाद 33 से लेकर 50 नंबर के बीच में थोड़ा एक स्टेप ऊपर, फिर 50 से 70 के बीच में एक स्टेप और ऊपर लेता है, फिर 70 से 90 के और एक स्टेप ऊपर लेता है, और 90 से 100 के बीच में एक और स्टेप ऊपर लेता है। यानी कि जो लास्ट में 90 प्लस वाले बच्चे आते हैं, उस वो क्वेश्चन थोड़े से वो हार्ड पूछता है, टिपिकल पूछता है। इसलिए आप 33 नंबर का तो लगभग सब पास कर ही जाएंगे, अगर आपने सही ढंग से आपका 10वीं 12वीं पास किया है तो। समस्या क्या आती है, समस्या यह आती है कि जैसे सोल्जर जीडी में 100 नंबर प्लस 100 नंबर,
यानी अगर आपने 100 नंबर, दौड़ का 60, पुलअप्स का 40, अगर आपके पास 100 में, अगर आपके फिजिकल में 100 में से 100 आते हैं प्लस 100 का आपका रिटर्न हुआ। अब होता क्या है कि जो फिजिकली अच्छी तैयारी प्रैक्टिस कर लेते हैं, अगर उसने 100 में से 100 ले लिया तो बाद में उसको 100 में से मिनिमम 33 नंबर लेने पासिंग मार्क, और उसके दोनों 200 का मिला के उसका 133 नंबर बन जाता है। लेकिन अगर उसने वहां पहली लाइन बोलते हैं, पहली गली बोल देते हैं, फर्स्ट ग्रुप बोल देते हैं, उसमें 60 है, सेकंड ग्रुप में फिर 48 हो जाएंगे, तो वो जो 12 नंबर का उसको लॉस कर गया, वो 12 यहाँ भरपाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है लिखित में। इसलिए सोल्जर जीडी के पेपर में ध्यान ये रहे कि आपका फोकस इस तरह का होना चाहिए कि फिजिकल में तो मैं 100 में से 100 लूंगा, 10 पुलअप्स में मारूंगा और 5 मिनट 15 सेकंड से पहले आके दौड़ के खड़ा हो जाऊंगा। 100 ले लिए और रिटर्न में आराम से ग्रेड बन जाती है। बाकी रह गया आपका सोल्जर जीडी के अलावा टेक्निकल, क्लर्क, ट्रेडमैन, नर्सिंग असिस्टेंट, उसमें फिजिकल का कोई नंबर नहीं होता। उसमें आपको सिर्फ फिजिकल क्वालिफाई करना होता है। अगर आपने क्वालिफाई कर लिया, फिर जो आपका जो पेपर होगा उसमें फिर 200 का पेपर होगा रिटर्न का, तो उसमें आपकी मेरिट बनेगी ओनली लिखित की। तो आपको दूसरे टेक्निकल क्लर्क्स वगैरह के लिए आपको क्या मेहनत करनी है, बहुत ज्यादा पढ़ाई के ऊपर ज्यादा फोकस रखना है, फिजिकल पे भी रखना है, लेकिन घबराना नहीं है, फिजिकल के नंबर नहीं जुड़ते। अब ये दोनों में जब आपने भर दिया, उसके बाद एक चीज और है कि जब आप रिटर्न का पेपर देने जाते हैं तो टेक्निकल में और क्लर्क्स में और सोल्जर जीडी में परसेंटेज का फर्क है। जीडी में आपको कितना 45%, टेक्निकल में आपको 50 होना चाहिए, क्लर्क में 60% नंबर होना चाहिए। अब इससे पता चल रहा है कि एक सोल्जर जीडी का पेपर क्या होगा, थोड़ा 10वीं लेवल का है, 45%, इधर 10+2 है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि उसमें 50% वाले, यानी आपका मुकाबला 50% के लड़कों से होगा कम से कम, और इस तरफ क्लर्क में 60 वालों से होगा। 60 में फिर एक इंग्लिश का पेपर है होगा, इंग्लिश का पेपर आपको क्वालिफाई करना है, बेसिक ग्रामर आपका उसमें आना चाहिए, कॉम्प्रिहेंशन आना चाहिए, तो वो सारी आपको अंग्रेजी की स्पेशल तैयारी करनी पड़ेगी। और क्लर्क के लिए आपको 50% आपके इंग्लिश में नंबर होंगे तो ही आप अप्लाई कर पाते हैं, तो उसमें भी आपकी जो मेरिट बनती है वो आपके लेवल के लड़कों की बनती है। दूसरा, हम लोग सोल्जर जीडी पर फोकस ज्यादा क्यों करते हैं कि सोल्जर जीडी में आपको वैकेंसी ज्यादा होती है। एक बटालियन सोल्जर जीडी डोमिनेटेड ही होती है, एक इन्फेंट्री बटालियन उसमें 600 से 700 800 सोल्जर जीडी ही होते हैं डोमिनेटेड। क्लर्क है तो क्लर्क कितने होंगे, 30 40 40 45 क्लर्क। नर्सिंग असिस्टेंट एक यूनिट में एक होगा, एजुकेशन हवलदार एक होंगे, तो इनकी वैकेंसी कम होती है। क्लर्क की, नर्सिंग असिस्टेंट की, टेक्निकल की थोड़ी ज्यादा होती है, लेकिन इन कंपेरिजन सोल्जर जीडी सबसे ज्यादा वैकेंसी लेके कैरी करता है। ट्रेडमैन है, अब ट्रेडमैन में क्या होता है कि लोगों को लगता है कि ये तो 8वीं पास में ले रहे हैं, 10वीं पास में ले रहे हैं, नॉर्मल 45 से नीचे ले रहे हैं, लेकिन उसमें ट्रेडमैन में एक सबसे बड़ा जोरदार बात ये होता है कि एक तो उसमें NCC-C सर्टिफिकेट आ जाता है। NCC-C सर्टिफिकेट को कोई लिखित परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं है, और वो जो कॉलेज करते हैं बच्चे वो C ले लेते हैं, तो वो 21 उनकी क्रॉस हो जाती है, तो मजबूरी से उनके परसेंटेज ठीक नहीं होते, तो वो सोल्जर जीडी ट्रेडमैन में अप्लाई कर देते हैं। अगर वो ट्रेडमैन में अप्लाई करेंगे, उसके बाद जो सोल्जर जीडी के लिए दौड़ रहे हैं और वो 21 साल के हो गए और उनकी दौड़ उनसे नहीं हो पाई, किसी कारण से वो फेल हो गए या रिटर्न में फेल हो गए, कुछ भी हो गया, तो 21 के बाद उसके पास ऑप्शन नहीं बचता। 23 वर्ष की उम्र तक लेते हैं ट्रेडमैन में, तो उसका फोकस भी ट्रेडमैन की तरफ चला जाता है। इसलिए एक कहावत है, एक अनार 100 बीमार। तो जो ट्रेडमैन है उसमें वैकेंसी बहुत कम है, लोग बहुत ज्यादा अप्लाई करते हैं, और हाईली क्वालिफाइड लोग आ जाते हैं उसमें। BSc तक के लड़के अप्लाई कर देते हैं। आजकल नौकरी की बहुत समस्या है और लोग जाते हैं।
अब कई लोगों को डाउट है सोल्जर जीडी है क्या। देखिए, सोल्जर जीडी तो सभी हैं, सोल्जर जीडी तो सभी हैं। अगर सोल्जर जीडी का मतलब है, सोल्जर जीडी का मतलब जनरल ड्यूटी। अब उसमें पर्टिकुलर सोल्जर जीडी ट्रेडमैन, सोल्जर जीडी नर्सिंग असिस्टेंट, सोल्जर जीडी क्लर्क, सोल्जर जीडी ट्रेडमैन, ये कैटेगरी जो बीच में ब्रैकेट जो डाला है वो ये बताया गया कि आप सोल्जर जीडी तो जनरल साहब भी है। आर्मी का एक सिपाही से लेकर जनरल साहब तक हम सब सोल्जर ही हैं। सोल्जर जीडी तो सभी हैं, लड़ने के लिए सब गए हैं, लेकिन तरतीब से हम अपने घर में रहते हैं तो सभी नौकरी करने थोड़ी जाते हैं। पापा नौकरी कर रहे हैं, मम्मी घर का काम कर रही है, भाई कुछ और कर रहा है, कोई एजुकेशन कर रहा है। तो इस तरह से एक यूनिट में भी एक यूनिट को चलाने के लिए अलग अलग तरीके के लोग चाहिए। अब आम आदमी आर्मी का मतलब क्या समझता है? आम आदमी आर्मी का मतलब यह समझता है कि गोली मारने वाला, पर ऐसा है नहीं। अगर आप आर्मी के अंदर जा रहे हैं तो एक बटालियन के अंदर सोल्जर जीडी भी होगा। एक सिपाही को लड़ाई लड़ने के लिए लगभग 13 लोगों का सपोर्ट होता है, तब वो बॉर्डर पे गोली निकालता है। सोल्जर जीडी को चलाने के लिए एक क्लर्क होता है, कोई कुक होता है, ट्रेडमैन उसके पीछे काम करते हैं, टेक्निकल लोग काम करते हैं, ट्रेनर काम करते हैं, एजुकेशन वाले काम करते हैं, उसको अम्नेशन पहुंचाया जाता है, मेडिकल वाले होते हैं, मेडिकल फैसिलिटी देते हैं, टेक्निकल इंजीनियर, तो काफी कुछ पीछे उसके होता था। वो एक सिपाही इन्फेंट्री का जवान आगे जाके लड़ाई लड़ता है। दूसरी बात, हमारे सेना के अंदर सबसे अच्छी बात क्या है कि आप किस ट्रेड में जाते हो उससे ज्यादा ध्यान मत दो। हमारे यहाँ पर सेना में आपको सबको एक ही मान सम्मान मिलता है। कोई ऑफिसर हो, कोई जेसीओ हो, कोई एनसीओ, कुछ भी हो, सब सोल्जर जीडी है, सबकी ग्रीन वर्दी है। फर्स्ट सोल्जर देन रैंक, ये फॉर्मूले पे आर्मी चलती है। तो ये मत सोचो कि मैं ट्रेडमैन बन गया तो मैं छोटा बन गया, मैं नर्सिंग असिस्टेंट बन गया तो मैं बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया हूं। ऐसा कुछ भी नहीं है। सब अपना अपना काम करते हैं, सबकी अपनी अपनी वैल्यू है और इक्वल वैल्यू है। तो आप तो क्या सोचो कि आपकी क्षमता के अनुसार आप कितने कैपेबल हैं, आप किस में अप्लाई कर सकते हैं, कहां से आप सीट निकाल सकते हैं, अपने बारे में सबको पता होता है। आप उस हिसाब से अपना अप्लाई करें और अपना काम करें। अब आपको मैं एक और बात बताना चाहता हूं कि जैसे अब आपने सोचा कि भाई चलो हम आप जी आर्मी एकेडमी में जा नहीं सकते, तो उसके लिए हमने एक सिस्टम बनाया। हमने ये सिस्टम बनाया कि हम लोग जब कोई भी यहाँ आता है तो उसकी स्क्रीनिंग करते हैं, काउंसलिंग करते हैं। हम उसको एडमिशन के लिए बोलते ही नहीं है, पहली एकेडमी है हमारी, क्या हम एडमिशन नहीं देंगे आपको? आप पहले इधर आओ, पहले हम उसकी हाइट, वेट, चेस्ट, काउंसलिंग, क्वालिफिकेशन, डिग्री चेक क्या ले रखा है, मैट्रिक का सर्टिफिकेट, 12वीं किया तो 12वीं का, वो सारा हम उसके डॉक्यूमेंट चेक करके, बॉडी चेकअप करके, आईडी भाई तुम्हें कोई टूट फूट कुछ नहीं है, हमको लगता है कि बच्चा फिट है। फिर हम उसको सजेस्ट करते हैं कि आपको आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, पैरामिलिट्री फोर्स किस में जा सकते हो। उन सब में हम उसको ब्रीफ करके, काउंसलिंग करके, तैयारी करने का प्रोसीजर बता के, मेडिकल करके उसको छोड़ देते हैं। आप जी आर्मी एकेडमी किसी को फॉलो अप नहीं करती। हमारे यहाँ जो बच्चे ने एक बार फोन कर दिया, हमने उसका एक बार उसने हमारे यहाँ स्क्रीनिंग करा ली, मेडिकल करा लिया, सब कुछ करा लिया, उसके बाद हमने उसको बता दिया। हाँ, एक चीज हम जरूर करते हैं, उसके नंबर हमारे पास रखते हैं। वो किस लिए? अगर उसके व्हाट्सएप है तो उसके व्हाट्सएप नंबर हम अपने पास रखते हैं। जिस दिन भर्ती आएगी उस दिन हम उसको इन्फॉर्म जरूर करेंगे। दिन भर उसको परेशान नहीं करेंगे, फोन नहीं करेंगे, लेकिन मैसेज के द्वारा ये जरूर बताएंगे कि भाई ये भी पैरा, जैसे हमारे इस समय एज ऑन डेट हमारा एसएससी जीडी चल रहा है, तो हमने जो हमारे पुराने छात्र हैं जो आए यहाँ मेडिकल करे, काउंसलिंग, कई लोग आते हैं, सर हमको हम एडमिशन नहीं ले सकते, मैं भावनगर का हूँ, मेरी वहाँ कॉलेज चल रही है, सर मैं नहीं आ पाऊंगा, लेकिन मुझे आप ब्रीफ कर दो। हम उसको यहाँ पर सारा ब्रीफ कर देते हैं। फिर जब भर्ती आती है तो उसको हम क्या करते हैं, मैसेज के द्वारा, व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा, और हमारा फेसबुक पेज है उसके द्वारा उनको बता भी देते हैं, हमारा फेसबुक पेज ये है, इसको लाइक करना चाहते हो तो कर दो।
तो तुम्हारे पेज पे भी कुछ मिलता रहेगा। आर्मी एकेडमी का अपना पेज है, हमारी यूट्यूब भी है, लोग तो यूट्यूब में भी आ रहे हैं आजकल, तो बहुत आर्मी यूट्यूब में चल रहा है। यूट्यूब में भी आप देख सकते हो। तो हम क्या करते हैं, जब भर्ती आएगी तो उस समय पर फेसबुक पर, हमारे यूट्यूब चैनल पर और जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं उनके ऊपर मैसेज के द्वारा हम कम्युनिकेट करते हैं पुराने स्टूडेंट्स के थ्रू, और जो मेडिकल करा के गए हैं, स्क्रीनिंग करा के गए, उन सबको हम अपनी तरफ से मैसेज देते हैं कि भर्ती आ गई है, आप अपना तैयारी चालू करो, जैसा भी है। लेकिन हम कभी ये नहीं कहते फॉलो अप करो, हमारे ही पास आ जाओ, यहाँ बैठो। और वैसे पूरे साल में हम लोग 40 से 50 बच्चों से ज्यादा एडमिशन देते भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास इतनी ज्यादा जगह भी नहीं है, और इतना मैं काम भी नहीं कर पाता हूँ, और ना मुझे ज्यादा करना है। हम डिजर्विंग कैंडिडेट्स 40 to 50 की बैच तक सीमित रखने का प्रयास करते हैं, जिससे हम अच्छा एजुकेशन दे सकें। मेरा किसी भी एकेडमी से विरोध नहीं है, क्योंकि मैं किसी को अपना कंपटीटर मानता ही नहीं, और मेरा कंपटीटर वो बन भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने सेना शिक्षा कोर में सूबेदार मेजर का पद हासिल किया है। मेरे ब्लड में एजुकेशन है। 21 साल से मैं सेना को 21 साल का तब से पढ़ाना शुरू कर दिया था। तो मुझे कोई ऐसा अपना मेरा कंपटीटर लगता नहीं है, न मुझे किसी का से विरोध है। सिर्फ मेरा विरोध सिर्फ इतना होता है कई एकेडमी वालों से कि आप लोग गारंटी आप पूछूं, पैसा वापस कर दूंगा, भर्ती नहीं हुआ तो ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसे करके जो भ्रमित करते हैं ना, उससे मुझे प्रॉब्लम होती है। आप वहां चले जाते हो, हम लोग यहाँ पर इतनी भर्तियां आ गई, एक जो एकेडमी चला रहा है उसका वहां क्या काम है भाई? एकेडमी में जो चला रहा है उसका काम है अपने कैडेट को तैयार करना और उसको भर्ती में भेज देना। वो वहां गेट पे खड़ा होकर क्या कर रहा है? किस लिए वो बच्चों को साथ बात कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है? वहां हमारी आर्मी की जो टीम है उसको डिस्टर्ब कर रहा है, भीड़ इकट्ठी कर रहा है फालतू की, पुलिस वालों को काम नहीं करने दे रहा। आपका काम था, आपने उनको तैयार कर दिया, वो अपने आप अपना जाएंगे और फिट होंगे। कल तुम बॉर्डर पे थोड़ी जाओगे उनके साथ गोली चलाने के लिए। तो इतना आपके बच्चे में क्षमता होनी चाहिए, आप उसको इतना विल पावर दो कि वो अपना जाए और अपना दम पे भर्ती देखे। जितने भी लोग सेना के अंदर भर्ती होते हैं उनमें लगभग 70% लोग ट्रैप में आ जाते हैं, फालतू के ट्रैप में। तो आना नहीं चाहिए। तो हम आप लोगों से ये बात कहना चाहते हैं कि आप तैयारी करो, और अगर आपको ऐसा लगता है कि हम आपकी एकेडमी को अप्रोच नहीं कर सकते हैं, मैं कारण नहीं जानना चाहूंगा, मुझे सब पता है क्यों नहीं कर सकते, बहुत से रीजन होते हैं। आप टेलीफोनिकली हमसे जुड़ो, फोन करके पूछो, बताओ, पूछ लो, हम आपको ब्रीफ कर देंगे, क्या पढ़ना हो करो, अच्छा टीचर लो, अपनी दौड़ करो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर आपके दिमाग में ये बात आ गई कि मैं मेरी योग्यता के आधार पर भर्ती होना चाहता हूं, तो आप ये लगा लो कि 50% काम तो आपका उसी दिन बन गया जिस दिन आपने मन में धारणा बना ली। आप जी आर्मी एकेडमी का रिजल्ट अच्छा क्यों आता है? उसका कारण एक ही है कि हमारे कैडेट को फालतू चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। जिसको होता है वो हमारे एडमिशन ही नहीं लेता, क्योंकि हम शुरू में ही बता देते हैं कि आपको मेहनत करनी है, दौड़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, कोई अप्रोच नहीं है, कोई होती भी नहीं है, कोई लगातार गलत बोलता है, आप आइए मेहनत करो, पास हो जाओ। अब आप देखो, बड़ी सोचने वाली बात है, इंडिया में इतनी अच्छी अच्छी स्कूल है, एक से बढ़कर एक स्कूल आप देखो, सिटीज में जाओ, एक से बढ़कर एक, और हाईली क्वालिफाइड टीचर वहां पर बैठे हैं। लेकिन कभी किसी ने, आपने किसी स्कूल, अच्छी स्कूल, इंजीनियरिंग कॉलेज, कहीं भी अच्छे संस्था जो रेपुटेटेड संस्था है, क्या कहीं आपने ऐसा बोर्ड लगा हुआ देखा कि मैं आपको 100% भर्ती करा दूंगा, पास करा दूंगा, मेरा रिजल्ट 100% जाएगा, मैं गारंटी देता हूं? इस तरह की फालतू बात नहीं करते हुए किसी को देखा आपने? ये कौन करता है? ये करते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट, ट्यूशन वाले,
और देखा ये गया है कि जब रिजल्ट खराब होता है तो पेरेंट्स जो हैं कभी स्कूल में जाके झगड़ा नहीं करते, लेकिन मैंने देखा है कोचिंग इंस्टीट्यूट पे झगड़ा करते हुए। कारण क्या है कि उन्होंने फालतू की मार्केटिंग के चक्कर में उन पेरेंट्स को और बच्चों को ये गलत आश्वासन दे दिया कि आपका 90% ही आएगा, हम पास करा ही देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे। किसके वशीभूत होकर? एडमिशन के वशीभूत होकर। पर ऐसा नहीं है। अगर आप एडमिशन नहीं मिलेगा इस धारणा के साथ अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो वो ज्यादा समय नहीं चलता। इसीलिए तो देखते नहीं हो कुकर मुत्ते की तरह अकेडमियां खुलती हैं और बंद हो जाती हैं। तो ये सब चीजों से का हमारा विरोध है। हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा अकेडमी खुले, ज्यादा से ज्यादा। तो हम आप जी अकेडमी कितनों को ट्रेनिंग दे देगी? 100 आदमियों को ज्यादा से ज्यादा जोर मारेंगे तो फिर तो आपको पता होना चाहिए कि लगभग दोनों मिलाकर पूरे गुजरात, एंटायर गुजरात में लगभग 1 लाख लड़के फॉर्म भरते हैं भर्ती के लिए। 1 लाख कम होता है। 1 लाख लोगों को भर्ती देखना होता है। उसमें आपको जो है अगर 1% भी मैं काम करता हूं तो 1000 हो जाता है। 1% को मैं एडमिशन नहीं दे सकता। 1% को 0.01% को देने जितनी भी जगह नहीं है मेरे पास। तो कहां से देंगे एडमिशन? अब उसके लिए फिर हमने क्या फॉर्मूला अपनाया कि भाई बच्चे ज्यादा आ रहे हैं, अपने कम सेलेक्ट करना है। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम जिन बच्चों का हमको ये लगता है कि ये देखो, एक बच्चा जब जन्म लेता है 17.5 साल की उम्र के बीच में अगर 50,000 बच्चे जन्म लेते हैं तो एक बच्चा सोल्जर जीडी बनने के लायक बनता है। बाकी तो बीच में रह ही जाता है। क्योंकि इस पूरे संसार में भर्ती प्रक्रिया में जितना ज्यादा टेस्ट इंडियन आर्मी करती है उतना कोई नहीं करता। आपको देश का प्रधानमंत्री बनना है तो आपकी कोई हाइट नहीं लेगा। लाल बहादुर शास्त्री भी बन गए थे। आपको आईएएस बनना है, कोई आपकी छाती नहीं नाप रहा है, कोई आपके आंख का विजन नहीं देख रहा है, कोई नहीं देख रहा है कि बोलेगे या नौकनी है या स्कोलियोसिस हो गया, काइफोस्कोलियोसिस हो गया, डीएनएस है, क्या है इसको, डिप्रेस चेस्ट है, हैंगिंग शोल्डर है, क्या है, कुछ नहीं, डीएनएस है, हियरिंग थिक स्टमर है, कोई नहीं देखता है। फ्लैट फिट है, वेरिकोज वेन है, कौन देखता है? कोई नहीं देखता। आर्मी देखती है। आर्मी को तो भाई फिजिकली में आपको दौड़ना ही पड़ेगा। कोई एमएलए का चुनाव लड़ता है तो उसको 1600 मीटर दौड़ाते हैं क्या? तो आर्मी तो दौड़ाती भी है, उसका पूरा मेजरमेंट लेती है, फिर मेडिकल करती है, पूरे शरीर का ढांचा देखती है, वो ढांचे का सब सही होने के बाद फिर टेस्ट भी लेती है, टेस्ट लेने के बाद उसकी मेरिट बनती है और मेरिट के बाद सिलेक्शन होता है। तो इतना आसान नहीं है। और जो आर्मी में सोल्जर बन जाता है तो वो तो एक अपने आप में एक बहुत अजीब बात है, क्योंकि सारी चीजें एक आदमी में नहीं मिलती। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी नेवी में ऑफिसर बनने गए थे, इंटरव्यू में नहीं हो पाया उनका काम, नॉट सेलेक्टेड। अब बताइए एपीजे अब्दुल कलाम से दिमाग वाला जीनियस कौन था? लेकिन जहां नेवी अफसर की बात आई तो वो वहां पर कहीं ना कहीं उनको नहीं लगा। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी गर्व की बात है कि अगर आपको आर्मी में सिलेक्शन मिल जाता है तो आप ये माने गॉड लाइक्स एन एवरेज मैन। भगवान को भी औसत आदमी पसंद है। सेना के अंदर जो भी ऑफिसर बनता है, जवान बनता है, वो एक एवरेज आदमी होता है। और इस दुनिया में सबसे ज्यादा जिम्मेवारी एवरेज आदमी पे होती है। अगर आप एवरेज आदमी होता है, औसत आदमी होता है, उसको सब कुछ देखना होता है। वो हमेशा एक एवरेज आदमी जो है वो देश में भी काम करेगा। जो ज्यादा इंटेलेक्चुअल लेके घूम रहा है वो एक पर्टिकुलर फील्ड में बहुत आगे अच्छा काम कर जाएगा। लेकिन एवरेज आदमी जो होता है वो इन ऑल रेस्पेक्ट, इस देश को एवरेज लोग चला रहे हैं, इंटेलिजेंट लोग नहीं चला रहे। जो एवरेज है किसान है, एवरेज जवान है,
ये सब एवरेज लोग हैं। ये हर काम को बखूबी निभा लेते हैं। इनको इनके अंदर, मैं जब एवरेज आदमी की बात करता हूं तो एवरेज आदमी क्या है, एक अच्छा घरेलू आदमी है और देश के लिए भी काम करेगा, अच्छा भाई भी बनेगा, अच्छा पेरेंट्स भी बनेगा, अच्छा फादर भी बनेगा, अच्छा सन भी बनेगा। वो एवरेज सब जगह अपना काम कर लेता है। इसलिए हमें आर्मी को एवरेज आदमी चाहिए और आर्मी कभी भी अपने सिलेक्शन में किसी के भी साथ कोई भी समझौता नहीं करता। अगर ऐसा होता तो इस देश की आज ये जो हम आज भारतीय सेना का जो वर्चस्व है, आपको पता होना चाहिए कि जितनी भी विश्व में जितनी सेना है उसमें भारतीय सेना अनुशासन के रूप में नंबर 1 पर आती है। आज तक कोई भी यूएनओ में हम लोग गए, बाहर हम जाते हैं, विदेशों में हमारी सेना जाती है, हमारा कोई भी डिमेरिट नहीं है। हमने कभी, हमारी आर्मी ने वहां जाकर अपने देश का नाम नीचे नहीं होने दिया, झंडा ऊपर ही रहता है, तिरंगा, और अच्छा काम ही करते हैं। कारण क्या है? कारण ये है कि सबसे पहले तो आर्मी के अंदर कोई भी सोल्जर जब जाता है तो उसके दिमाग से एक चीज निकाल दी जाती है, आर्मी वाला कभी मनी माइंडेड नहीं होता, पैसे के बारे में ज्यादा नहीं सोचता। और दूसरा, जब सेना में कोई बच्चा जाता है तो उसको पता होता है कि मेरी तनख्वाह कितनी है और कब तक मुझे क्या मिले। भर्ती होने के बाद उसको पता है कि आज मैं सिपाही हूं, मेरे को ये मिल रहा है, उसके बाद में आगे जो भी मेरा प्रमोशन होगा तो मुझे इतना मिलेगा। तो वो अपनी कंडीशन पे अपने हिसाब से काम करता है, तो वो दिमागी तौर पे बहुत मजबूत होता है, उसे पता होता है। दूसरा, जितने भी डिपार्टमेंट हैं उन सब में आर्मी में एक विशेषता क्या है, आर्मी, आज मैं रिटायर हो गया, रिटायर्ड में सूबेदार मेजर से आ गया हूं, 6 साल हो गए ये हो जाए, लेकिन आज भी मैं आर्मी से जुड़ा हुआ हूं। आज भी मुझे मेरे आर्मी के ऑन ड्यूटी ऑफिसर भी अगर बड़ौदा के अंदर फोन कर देते हैं कि शेखावत साहब आप बड़ौदा में इतने दिन से रह रहे हो और आपके बारे में हमें जानकारी मिली है, बड़ौदा में ये काम है तो आप हमारा ये काम पूरा करके दो, मैं वो काम करके देता हूँ। मैं भी अगर किसी सर्विंग ऑफिसर के पास क्या ऑफिस में जाके कोई रिक्वेस्ट करता हूं तो मेरी मदद होती है। ये एक सेना में अगर आप दूसरे डिपार्टमेंट में जाते हैं तो सिर्फ आप अपने लिए सर्विस करते हैं और उस जिस जगह आप काम करते हैं उनको सिर्फ आपसे मतलब होता है। सेना में ऐसा नहीं है। सेना में एक आदमी सिपाही बन के जब जाता है तो सेना एंटायर फैमिली की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। एक आज फौज में सिपाही भर्ती हो गया तो उसके माँ बाप, उसकी कुंवारी बहन और 25 साल से छोटा अगर उसका भाई है तो उसके बारे में भी सेना सोचती है। अगर फौजी अपने यूनिट में है, उसके मम्मी पापा को अगर तकलीफ होती है तो उनके बकायदा कार्ड बनते हैं, कार्ड के अनुसार वो जाके अपना मेडिकल ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो सेना छोड़ती नहीं है। इवन आप रिटायर होके आ गए उसके बाद भी जिला सैनिक बोर्ड, स्टेशन हेडक्वार्टर नियरेस्ट आपके लिए हेल्प करेगा आपकी। आप सर्विंग यूनिट जो कोई आई हुई है उधर भी जाके अगर गेट पे जाके आपने कोई अपनी समस्या बताई है तो आर्मी सॉल्व करती है, घर तक पहुंच जाते हैं सॉल्व करने के लिए। जीवन में आर्मी एक ऐसा डिपार्टमेंट है कि जो आपने आज ज्वाइन कर ली और जब तक आप जिंदा है इस धरती पर तब तक वो आपके साथ है। मरने के बाद कफन का पैसा भी आर्मी पे करती है। इससे ज्यादा और क्या बोल सकता है कोई किसी को। इसलिए आपने देखा होगा कि आर्मी के जितने भी पूर्व फौजी हैं वो कभी आर्मी की शिकायत करते हुए आपको नहीं मिलेंगे। जल्दी से 1-2 होते हैं नमूने, उनको छोड़ के बाकी हर आदमी खुश रहता है। सेना का सैनिक जब बाहर निकलता है तो उसको इतनी फैसिलिटी आफ्टर रिटायरमेंट भी मिलती है, इतनी रेस्पेक्ट उसको मिलती है, इतनी उसकी पेंशन होती है कि वो अपना जीवन आराम से गुजार सकता है। इन सब बातों को ध्यान में रखकर हमने यहाँ पर जो एकेडमी डाली, हमें 30 साल सेना में रहे, इतने मेडल मिले, इतना ओहदा मिला, इतनी रेस्पेक्ट मिली, आज भी मिल रही है। हमने ये सोचा कि जब हमको सेना ने इतना दिया है तो हम उसको उतारे कैसे। उतार तो सकते नहीं,
तब हमने सोचा कि मैं एक ऐसी एकेडमी की स्थापना करूंगा जो बेस्ट सोल्जर, जनूनी सोल्जर, अच्छे बच्चे, शिक्षित, अनुशासित, और उनको पहले ही बता देना है कि सेना में आपको ये मिलेगा, आपका ये मेरिट है, डिमेरिट, अगर आपको ये चीजें वहां पर अवेलेबल है, ये नहीं है। अगर आप चाहते हो कि मैं एंजॉय करने जा रहा हूँ, आराम करने जा रहा हूँ, तो मत जाना होगा। वहां पर आपको काम करना पड़ेगा और गलती माफ नहीं है। क्योंकि अगर दूसरे डिपार्टमेंट में कहीं भी टीम पनिशमेंट नहीं मिलता, आर्मी में टीम ग्रुप पनिशमेंट मिलता है, मास पनिशमेंट मिलता है। लोग बोलते हैं ये मास पनिशमेंट क्यों देते हैं, एक आदमी ने गलती की सबको सजा क्यों मिलेगी? इसलिए मिलेगी, बैंक में अगर कोई एक आदमी गलती करता है, पकड़ा जाएगा चोरी करता हुआ, तो उसको, उस इंडिविजुअल को क्या होगा? कोई मर थोड़ी जाएगा, पैसे का गबन करेगा, जेल में चला जाएगा। लेकिन बॉर्डर पे एक जवान हमारा खड़ा है बॉर्डर पे और वो सो गया, या उसने कोताही बरती, तो आतंकवादी उसको तो मारेंगे ही मारेंगे, अंदर कितनों को मारेंगे गिन नहीं सकते आप। इसलिए वहां बताया जाता है कि एक आदमी गलती करेगा सबको सजा मिलेगी, जिससे कि उसके दिमाग में एक भावना बैठ जाए कि मुझे गलती नहीं करना है और मेरी गलती सबको के लिए भारी पड़ेगी। इसलिए जो सेना का एक जो इंस्टीट्यूट है, उसमें दूसरा, आपको सेना के अंदर और दूसरे डिपार्टमेंट में फर्क क्या है? सेना में कोई नौकर नहीं होता, सब सोल्जर होते हैं, बाकी जगह नौकर होता है। सेना में हर सीनियर अपने जूनियर को अपना छोटा भाई की तरह ट्रीट करता है। यूनिट बोलते हैं, यूनिट, घर, फैमिली। हम जैसे परिवार में रहते हैं, माँ बाप अपने बच्चों को केयर करते हैं, बड़े भाई अपने छोटे भाई को केयर करते हैं, छोटे भाई बड़े भाई की रेस्पेक्ट करते हैं, दिल से करते हैं। ये नहीं है कि हम लोग अभी भी रिटायर हो गए लेकिन हमें हमारा सामने ऑफिसर मिलता है, हमारा सीनियर मिलता है, तो आज भी हम उनके साथ उतनी नम्रता से बात करते हैं जितना हम ऑन ड्यूटी पे। बहुत जगह मैंने सुना कि हम वहाँ डिपार्टमेंट में थे तो हमारी बहुत चलती थी, हमको सब पूछते थे, आजकल कोई नहीं पूछता। हम बोलते हैं हमें तो खूब पूछते हैं भाई। हम रिटायर हो गए, आज भी हम किसी यूनिट में जाके अपना आई कार्ड देते हैं तो जवान हमें गर्व से जय हिंद बोलता है, हमारे रेस्पेक्ट से बिठाता है, पानी पिलाता है, बातें करता है, पूछता है कैसा है, बाहर सर कैसा है, कैसा लग रहा है आपको, क्या करना चाहिए, एडवाइस देता है। तो सेना में कोई जातिवाद नहीं है, कोई प्रांतवाद नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ एक वर्दी है और एक भारत सरकार का हुक्म है। भारत सरकार कौन चला रहा है उसका हुक्म मानना है, बस बात खत्म। सिंपल सी कहानी है। इतना ऐसा फेयर, साफ सुथरा ऑर्गेनाइजेशन आपको नहीं मिलेगा। मैं सभी वीडियो सुनने वालों से कहूंगा कि आप सेना को ज्वाइन करें और भरोसा करें हमारे ऊपर, मेरी बात पर भरोसा करें। इससे अच्छा डिपार्टमेंट आपको नहीं मिलेगा। जाइए, कोई यहाँ पर, सबसे अच्छी बात क्या है, हम लोगों के देश में एक बहुत लंबी चौड़ी बात चलती है आरक्षण के ऊपर, हम लोग वाद विवाद करते रहते हैं। कई लड़कों की शिकायत हो जाती है कि सर ये मैं इस जाति का हूं तो मुझे नहीं मिल रहा, सर उसको मिल गया। सेना में वो भी नहीं है। सेना में आप किस जाति के हो, किससे हो, कोई लेना देना नहीं है। आप मेरिट में आइए, टॉप में आइए और अपना काम करो। आपको जातिगत आधार पे कहीं बांटा नहीं जाएगा। दूसरा, जब आप आर्मी के अंदर चले जाएंगे तो आप सिर्फ ग्रीन वर्दी जो हमने पहनी है उसकी बात होगी। ये कोई भी आपके साथ, आपको ये महसूस ही नहीं होगा कि मतलब एक इंडियन हूं, आई एम एन इंडियन, मैं भारतीय हूं, मैं हिंदुस्तानी हूं, वो फीलिंग्स आर्मी में होती है। और मेरा दावा है कि जो आर्मी की सोच है, जिस तरह आर्मी मैन सोचता है, उस तरह से अगर देश का हर नागरिक सोचे तो हमारा देश में कोई समस्या हो ही नहीं सकती। हम बड़े दुखी होते हैं जब छोटी छोटी बातों पे राजनेताओं को लड़ते हुए देखते हैं, छोटी छोटी बातों पे आंदोलन कर देते हैं, छोटी छोटी बातों पे रोड ब्लॉक करके बैठ जाते हैं। दुख होता है। क्यों? जिसको अपने देश से प्यार होगा वो ऐसी बात नहीं सोचेगा। सेना के अंदर यही सिखाया जाता है कि हम इस धरती पर जिसने भी जन्म लिया है वो हमारा भाई है। हाँ,
किसी ने ये करके जन्म नहीं लिया था कि मैं फलानी जाति में पैदा हुआ, मैं ढिकानी जाति में। किसी को ऑप्शन नहीं दिया था भगवान ने कि भाई तू कहाँ जाने वाला है। भगवान ने हमें पैदा किया है, अगर हम भगवान को मानते हैं। आप अंत में मैं अपने वीडियो को विराम देना चाहूँगा। आप सबसे मेरा नम्र अनुरोध है, इस वीडियो में जो भी मैंने बातें कही हैं कोई पढ़कर नहीं कही हैं, ये मेरा मन के विचार थे। इसमें कोई ऐसी बात निकल गई हो कि जो आपको अच्छी नहीं लगी हो या मेरे आर्मी वालों को अच्छी नहीं लगी हो तो उसको अन्यथा ना लें। ये मैंने अपने हिसाब से जितना मेरे से हो सकता था वो सही बातें कही हैं, 100% सही कही हैं। आप लोगों को जो बात अगर सही नहीं लगी हो आप उसको ना माने, लेकिन जो सही बात लगी है उसको अवश्य माने। और मेरी ये जो विचारधारा है इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में बढ़ाएं, लोगों को बताएं, जागरूक करें, जिससे कि हमारे द्वारा हमारी बातों के से अगर किसी को कोई भला होता हो तो वो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। अंत में मैं आप जी आर्मी एकेडमी की ओर से आप सबको धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।